Class +2, your next topic is the DNA replication. So DNA replication very important. DNA replication आपने अपने नोट्स निकाल लीजिए आप सभी बच्चे. DNA makes copy of itself. डीएनए जो है वो जब अपने तरह से कॉपी बना लेता है अपने ही टाइप की, तो उसको जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं. क्रिक ने प्रपोज किया था डीएनए रेप्लिकेशन को. उसने बोला था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं. पहली कंजर्वेटिव, दूसरी डिस्पर्सिव और तीसरी फिर से सेमी कंजर्वेटिव. तो कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है कि इसमें एक स्ट्रैंड जो है वो ओल्ड स्ट्रैंड रहेगा और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो ओरिजिनल स्ट्रैंड रहेगा. सपोज़ हमारे पास एक स्ट्रैंड है, ठीक है, उसमें से जैसे ही हमने अगर इसमें रेप्लिकेशन करी, तो रेप्लिकेशन के दौरान जो है वो एक स्ट्रैंड तो जो है वो ये रहेगा, दूसरा स्ट्रैंड ये रहेगा और जो नया स्ट्रैंड बनेगा, नया स्ट्रैंड जो है वो इस तरह का बनेगा. तो इसमें कंजर्वेटिव मोड होता है ये कि एक स्ट्रैंड जो है वो ओल्ड स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो इसमें न्यू स्ट्रैंड है. सो फर्स्ट इसमें जो है वो कंजर्वेटिव मोड है. कंजर्वेटिव में जो बताया गया है कि एक जो है ओल्ड स्ट्रैंड जो है और दूसरा जो है वो नया स्ट्रैंड होता है. देन उसके बाद डिस्पर्सिव होता है कि न्यू स्ट्रैंड जो बना वो मिक्स्ड स्ट्रैंड होगा. देन उसके बाद थर्ड नंबर पे सेमी कंजर्वेटिव है. सेमी कंजर्वेटिव में ये है कि 50% पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और 50% जो है वो नया स्ट्रैंड होगा. देन उसके बाद बताई है कि रेप्लिकेशन किस तरह की होती है. प्रोकैरियोटिक सेल में जो है सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है कि सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन, नीचे ऑप्शंस होंगी, इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन यूकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ एंड नन ऑफ दीज. तो आंसर आपको सही लिखना है, सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल. ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है. देन उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में कैसा डीएनए होता है, वाई शेप्ड लीनियर डीएनए. देन उसके बाद है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में जो है वो 2 साइंटिस्ट थे, मेसलसन एंड स्टोहल. इन्होंने जो है वो प्रूव किया था डीएनए रेप्लिकेशन को. डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कैसी है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप है. तो उन्होंने इसमें हैवी आइसोटोप यूज़ किए थे N15, जिसमें उन्होंने एक सोल्यूशन भी यूज़ किया था सीजियम क्लोराइड अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए. स्टेप्स जो थे डीएनए रेप्लिकेशन के वो क्या थे. सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है कि एक्टिवेशन ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड्स. सभी न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनको एक्टिवेट करना था, ठीक है. तो एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले जो है वो DAMP लिया, ठीक है, DAMP को लिया गया. देन उसके बाद जो है DTMP. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो AMP है, TMP है, ठीक है. इसका मतलब क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है. आगे T है, थायामीन मोनोफॉस्फेट, गुयानिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट. तो इनसे जो है वो आगे जैसे ही इनको जो है फॉस्फोराइलेशन होती है, इनकी डीएनए फॉस्फोराइलेशन होती है यहाँ पे यानी कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब इनके पास फॉस्फेट आते हैं. पहले ये AMP होते हैं यानी कि एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉस्फेट लगा है, मोनोफॉस्फेट. तो जब एक्टिवेशन हो जाती है तो 3 फॉस्फेट इनके पास आ जाते हैं, तो बन जाता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. उसी तरह से बाकी तीनों जो हैं वो भी बन जाएंगे. यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा फिर, हाँ ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए TMP है, थायामीन मोनोफॉस्फेट. जब इसकी डीएनए फॉस्फोराइलेशन हो गई तो बनेगा TTP, थायामीन ट्राईफॉस्फेट. उसी तरह से गोयानिन ट्राईफॉस्फेट. उसी तरह से साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और क्या बन गया, साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट. ये सबने याद करना है, ठीक है, कि एक्टिवेशन किस तरह से होती है सभी न्यूक्लियोटाइड्स की. देन उसके बाद जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है. रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ कैसे होती है. प्रोकैरियोटिक डीएनए में ओनली वन ओरिजिन. प्रोकैरियोटिक डीएनए में सिर्फ एक ओरिजिन होता है. यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ना, कि सपोज यहाँ पे डीएनए है तो यहाँ से अगर रेप्लिकेशन शुरू होना है, ओरिजिन होना है यहाँ से, तो एक ही ओरिजिन है, ठीक है. यूकैरियोटिक डीएनए में जो है वो मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, अलग अलग जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है. देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है निक और कट इंसिजन इन डीएनए. कह रहा है कि जैसे डीएनए है,
ठीक है, उसको कट करने के लिए, कहीं से भी उसको कट करने के लिए हम एंजाइम यूज़ करेंगे। कट को निक बोलते हैं, निक, NICK, निक, कट करना, निक करना। ठीक है, तो एंजाइम यूज़ करेंगे एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो कि डीएनए को कट करेगा। देन कट कर दिया, हमारे पास डीएनए है, डीएनए को जो है वो अनबाइंड करना है, यानी कि इसको ओपन अप करना है। तो ओपन अप करने के लिए जो है हम एंजाइम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो एंजाइम हम कौन सा यूज़ करेंगे? यहाँ से हमने इसको अनबाइंड किया। अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए जो है हमने कैसे किया? हेलिकेज एंजाइम से। अनबाइंडिंग करने के लिए एंजाइम यूज़ करना है हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम, याद रखना सभी ने ये, हेलिकेज एंजाइम को यूज़ करना है। देन उसके बाद जैसे ही हमारा डीएनए जो है वो ओपन अप हो जाता है, ओपन अप हो गया, अनबाइंडिंग होगी, तो उसमें स्टेबिलिटी करने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए उसको, ठीक है, हम सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, द अनबाइंडेड डीएनए स्ट्रैंड माइट क्वाइल विद ईच अदर, बाद में जाके ये पक्का ही जो है वो एक दूसरे के साथ क्वाइल हो जाए। देन उसके बाद है रिलीज ऑफ टेंशन। टेंशन को रिलीज़ करने के लिए हम एंजाइम यूज़ करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोपोआइसोमेरेज, यानी कि जब हमने टोपोआइसोमेरेज एंजाइम को यूज़ करेंगे हम क्या करने के लिए? टेंशन को रिलीज़ करने के लिए। अब आप बोलोगे कौन सी टेंशन? टेंशन तो होगी ना जब डीएनए जो है वो ओपन अप करेंगे, इसको अनबाइंडिंग करेंगे, तो अनबाइंडिंग जब हो जाएगा डीएनए ये, ठीक है, तो अनबाइंडिंग के टाइम जो है इसमें टेंशन क्रिएट होगा। तो टेंशन को रिलीज़ करने के लिए हम यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ करेंगे? टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम इज़ यूज्ड टू रिलीज़ द टेंशन। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके नोट्स का, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर को यूज़ करना है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं, आरएनए प्राइमर हमने यहाँ पे यूज़ किया है। आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर क्या होता है? एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड्स का एक आरएनए का फ्रेगमेंट लेते हैं हम। आरएनए प्राइमर इज़ द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। आरएनए प्राइमर किसको बोलते हैं? कि छोटा सा सेगमेंट होता है आरएनए का, ठीक है, जिसको हमने एंजाइम से बनाया होता है। किस एंजाइम से? एंजाइम डीएनए प्राइमेज से। तो इसको बना लिया हमने, आरएनए प्राइमर को लगा लिया। आरएनए प्राइमर लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसकी हेल्प से ही हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। द ओनली प्रॉब्लम ऑफ आरएनए प्राइमर इज़ ओनली बाइंड एट द 3 प्राइम एंड ऑफ। और एक क्वेश्चन भी आता है कि आरएनए प्राइमर जो है हमेशा ही डीएनए के किस एंड के साथ अटैच होता है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 प्राइम, ठीक है, नोट्स में आपने डायग्राम बनाया है, तो उसमें आप देखो कि 3 प्राइम एंड के साथ ही हमेशा आरएनए प्राइमर आकर अटैच होता है। ये एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। आरएनए प्राइमर जो है वो डीएनए स्ट्रैंड के किस हिस्से के साथ आकर अटैच होता है? 3 प्राइम एंड के साथ। ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीप क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते हैं इसमें से। सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, तो कह रहा है कि नया स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है इसमें। इट इज़ ब्रॉट बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अगला पॉइंट है ना आपका ये नोट्स का, ये देखिए, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, कह रहे हैं कि न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होना है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इट इज़ ब्रॉट बाय द हेल्प ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। दिस एंजाइम कैन ऐड एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। कह रहा है कि जो नए एंजाइम्स होते हैं, नए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो एक्टिवेट किए ना अभी हमने न्यूक्लियोटाइड, पीछे मैंने बताया आपको एक्टिवेशन, जिसमें मैंने एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बनाया, गुएनोसिन ट्राईफॉस्फेट बनाया, हमारे पास एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स बन गए थे ना, उनको हमने अटैच करना है। किसके साथ अटैच करना है? आरएनए प्राइमर के साथ। ठीक है, तो इट इज़ ब्रॉट बाय द विद द हेल्प ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो हैं वो अटैच होंगे। ये सारा इस लाइन में लिखा हुआ है, तो आपने याद रखना है ये। तो इसी तरह से जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। ज़रा आप इस स्ट्रैंड को देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमने डीएनए को अनबाइंड किया है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम से अनबाइंड किया है। यहाँ पे हमने आरएनए प्राइमर को लगाया है। यहाँ पे हमारे पास नया स्ट्रैंड बना है। देखिए आप पहले हमारे पास जो है
यहाँ पे देखिए एक स्ट्रैंड हमारा ये है, ठीक है, ये हमने स्ट्रैंड लिया, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है हमारा, ठीक है ये, और इसके ऊपर जो है वो नया स्ट्रैंड बनेगा इस तरफ को, ये कॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड होगा, इसको हम कहेंगे, अपने अपने नोट्स में देखिए, इसको हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड जो बोल रही हूँ, जो नोट्स में आप देख रहे हैं वो ग्रीन कलर में शो किया है, लीडिंग स्ट्रैंड। फिर उसके बाद जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो डिसकॉन्टीन्यूअस होता है, पहले थोड़ा सा बनेगा फिर उसके बाद थोड़ा सा बनेगा, ये लैगिंग स्ट्रैंड होता है। इसको हम ओकाज़की फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने ये स्ट्रैंड बनाया, ठीक है, जो कि यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूअस है, लैगिंग स्ट्रैंड है, तो इसको बाइंड करने के लिए हम एंजाइम यूज़ करेंगे इसके बीच में। ये एंजाइम कौन सा होगा? डीएनए लाइगेज एंजाइम। इसको एंजाइम को क्या कहेंगे? डीएनए लाइगेज। इस लाइगेज एंजाइम से जो कि ओकाज़की फ्रैगमेंट्स हैं उनको हम जोड़ सकते हैं। जो हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड है, डिसकॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड है, उसको जोड़ने के लिए, उसको अटैच करने के लिए हम डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी आपने देखा कि इनकी अलग अलग पोलैरिटी है, उसी तरह से हमने इसको ओपन अप कर लेना है। नया आरएनए प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आएगा और यहाँ पे एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे, नया डीएनए बन जाएगा। यहाँ पे जो है वो नए डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं उनको जोड़ने के लिए हम डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज़ करेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन की हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, बस आपको याद ही करना है अब ये अच्छे से। नेक्स्ट उसके बाद जो है